यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। ए सी और बी डी उसके एक दूसरे को बिंदु ओ पर, किस बिंदु पर? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो ए सी और बी डी क्या होगा? यानी कि ए सी और बी डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो ये जो आपका प्रश्न है थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी ये आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। जैसे कि हमने क्या किया कि ये एक ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। ये ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। हमने बोला ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। ठीक। अब उसने यहाँ पर बोला है कि ए सी और बी डी, ए सी और बी डी यानी कि ए सी और बी डी ये दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक और यहाँ पर बी से लेकर डी तक, ये दोनों क्या हैं कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले क्या हैं? ये विकर्ण हैं। ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए सी और बी डी का अनुपात क्या होगा। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये आपका क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसकी जो दोनों रेखाएं जो होंगी डी सी और ए बी, यानी कि हम बोलेंगे डी सी और ए बी, ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी कि उन्हें कहीं से भी आप मापोगे तो उनकी जो दूरी निकलेगी वो हमेशा समान निकलेगी। ठीक। तो ये यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, तो हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में, रेखाओं वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो हमेशा उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसके लिए हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी? तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी आपको जेड बनता हुआ दिखे, जब कभी भी आपको जेड बनता हुआ दिखे दो समांतर रेखाओं के द्वारा, तो वहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा। ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब ये समांतर रेखाएं हैं तो यदि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ से हम यूँ गए, फिर इसके बाद यूँ आए, फिर इसके बाद यूँ आए, तो यानी कि एक जेड बन रहा है। यदि एक जेड बन रहा है तो यहाँ पर हमने बोला कि ये कोण जो है ये आपका x डिग्री है, तो आप बोलोगे ये जेड जो है वह इस प्रकार से बन रहा है, तो ये एंगल और ये वाला जो एंगल होगा ये आपका बराबर होगा, यानी कि ये भी आपका x डिग्री होगा। अब इसी प्रकार से यदि ये यूँ करके एक जेड बन रहा है तो उसी प्रकार से ये यूँ भी जेड बन रहा है। इस प्रकार से हम यूँ जाएंगे तो यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यूँ गए, फिर यूँ गए और यूँ गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि हम इस एंगल को 22 डिग्री मान लें, क्या मान लें? 22 डिग्री मान लें, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका 22 डिग्री होगा। ठीक। कन्फर्म है? इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक। अब आपको एक बात ये भी पता होगी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक त्रिभुज तो आपको ये दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। ठीक। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अब इन दोनों त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल, ये एक एंगल आपका बराबर है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का आपका ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का आपका ये वाला एंगल, यानी कि दो एंगल जो हैं बराबर हैं दोनों ही त्रिभुजों के। जब दो त्रिभुजों के जब दो एंगल बराबर हैं, जब दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? जैसे कि हम बोलें कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक। ये बात आप बोल सकते हो। त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। और समरूपता में हमने आपको क्या बताया था? समरूपता में हमने आपको बताया था जो भी आपके दो त्रिभुज होंगे उनके जो कोण समान होंगे, उन कोणों के सामने वाली जो भुजाएं होंगी, उन कोणों के सामने वाली जो भुजाएं होंगी उनका रेशियो सदैव समान रहता है। उनका रेशियो जो होता है वह सदैव समान रहता है। यदि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि हम 22 डिग्री एंगल से माने, सबसे पहले हम क्या करते हैं 22 डिग्री एंगल को ले लेते हैं। ये आपका 22 डिग्री एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या है? तो इसके एंगल के सामने वाली भुजा है आपकी ओ सी। क्या है? ओ सी। अब इसका रेशियो किसके साथ बराबर होगा? तो ये 22 डिग्री एंगल ये वाला है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? ओ ए, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं ओ ए। ठीक। ये बराबर होंगे किसके? ये x डिग्री का एंगल जो होगा उसके सामने वाली भुजाओं के। तो x डिग्री का एंगल क्या है यहाँ पर? इसके सामने वाली भुजा क्या है? ओ डी। क्या है? ओ डी।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे OD अपॉन, ये है आपका 180 डिग्री एंगल, इसके सामने वाली भुजा क्या है OB, तो यहाँ पर हमने लिखा OB। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था कि AC और BD का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब AC क्या है, तो AC तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विकर्ण है, और BC जो है, सॉरी BD जो है, BD क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक विकर्ण है। यानी कि विकर्णों का हमसे रेशियो पूछा गया है। यदि हमें विकर्णों का रेशियो पूछा गया है तो ये जो हमने रेशियो जो लिए गए हैं इनका हमें योग करना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, D को O के साथ जोड़ना होगा और O को B के साथ जोड़ना होगा, तब जाके हमें D और B ये पूरी भुजा हमें मिल पाएगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो पक्ष हैं इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर है जो आपका OC बटे OA, इसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार से OD अपॉन OB, इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, अब जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OA प्लस OC बटे OA इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका OB प्लस OD अपॉन OB। ठीक, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, OA और OC ये यहाँ पर है क्या, तो देखिए OA और OC ये क्या है, एक विकर्ण है पूरा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि OA और OC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम AC रखें तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका AC है। ठीक, और यहाँ पर दूसरी चीज़ देखोगे तो यहाँ पर है आपका OB यानी कि OB और है आपका OD। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, BD बन जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे BD बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, BD बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका BD। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे हमसे पूछा गया था AC और BD का अनुपात। तो AC आपका ये है, AC आपका ये है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं AC आपका ये है, और ये जो आपका BD है इसे पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका BD इक्वल टू, यहाँ पर है आपका OB और ऊपर चला जाएगा ये आपका OA। क्या हो जाएगा, OA। ठीक, OA आपका ऊपर चला गया और यहाँ पर OB। ठीक, तो ये आपका बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उसने पूछा था AC और BD का जो रेशियो है वो क्या है। AC और BD का जो रेशियो है वो क्या है आपका, OA अनुपात OB। OA अनुपात OB ये इसका रेशियो हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस पर आ जाइए, यहाँ पर कहीं भी आपको OA और OB आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये चाहता क्या है, तो ये चाहता ये है कि आपने जो इतना सॉल्व किया है अब इससे आगे भी सॉल्व कीजिए। अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो सॉल्व करना था वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। अब ये पूछना क्या चाहता है ये हमें जानने के लिए ऑप्शंस पर आना होगा। ठीक, ऑप्शंस पर आने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जब 2-2 का रेशियो दिया गया है तो यहाँ पर आप देखोगे तो OA और OB ये तो है नहीं, तो ये ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर OA और OB ये यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है AB प्लस AD, AB यानी कि A से लेकर B तक और A से लेकर D तक। अब यहाँ पर रेशियो हमें पूछा गया था विकर्णों का और ले रहा है यहाँ पर भुजा, तो यहाँ पर ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या है आपका, ये वाला ऑप्शन बच जाता है B। ठीक, अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर जो था हमारा वो क्या था, OC बट्टे OA। ठीक, OC बट्टे OA इसका जो रेशियो था वह किसके बराबर में था, वह किसके बराबर था, तो आप बोलोगे कि OD बट्टे OB इसके बराबर था। ठीक, यही तो था हमारा, यही हमने वहाँ पर बनाया था। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जब हम यहाँ पर बोलें कि हमें क्या चाहिए कि हमारा ये आंसर जो होगा वो तो हमें मिल चुका है पहले से ही, लेकिन हमें ये बनाना है। अब हमें ये बनाना है तो ये बनेगा कैसे, तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है, तो हमें क्या करना होगा, इसे माइनस में ले जाना होगा और बन क्या रहा है आपका OA माइनस OC, OA माइनस OC
यदि हम इस प्रकार से बनाना है तो हमें करना क्या होगा कि इसे 1 में से माइनस करना होगा। यदि हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका इंटू इसमें होगा और यहाँ पर चला जाएगा OA माइनस OC, OA माइनस OC, ये आपका बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, तो 1 में से हमने इसे भी माइनस किया और 1 में से हमने इसे भी माइनस किया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या बनेगा, OA माइनस OC अपॉन OA। ठीक, इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका OB माइनस OD अपॉन OB। ठीक, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि OA और OB को एक साइड ले लेते हैं, इनका पक्षांतर कर देते हैं, OA अपॉन OB, ये हो जाएगा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आपका ये है ही OB माइनस OD। ठीक, OB माइनस OD और इसके बट्टे में हम इसे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका OA माइनस OC। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है, देखिए यहाँ पर देखिएगा OA अपन OB, OA अपन OB ये किसके बराबर है, AC अपन BD के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OA अपन OB की जगह पर हम रख सकते हैं AC अपन BD, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि AC बट्टे BD, ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका OB माइनस OD अपॉन OA माइनस OC। ठीक, अब रेशियो बनाने में क्या होगा कि इसको ले लेते हैं OB माइनस OD अनुपात OA माइनस OC। ठीक, देखिए वही आपका बन रहा है यहाँ पर OB माइनस OD रेशियो OA माइनस OC। ठीक, इधर उधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दोनों का रेशियो क्या है, समान हो चुका है। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो एक बार रिपीट करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है एक पहिए का व्यास कितना दिया गया है आपका 84 मीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाने होंगे, यानी कितने चक्कर वह लगाए, जो पहिया जो है वह कितने चक्कर लगाए कि 792 मीटर की दूरी जो है वह तय हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर बोले हैं कि ये आपका एक पहिया है। ठीक, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक देखा हमने, यहाँ पर पूरा देखा तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो हमने दूरी मापी है ये कितनी है, क्योंकि यहाँ से यदि हम मापेंगे तो एक चक्कर में यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर एक दूसरा चक्कर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कितने चक्कर घूमे, और ये जो दूरी होती है ये आपको जैसे पता होगा ये क्या होती है, आपकी परिधि, क्या होती है, वृत्त की परिधि। ठीक, तो हमें वृत्त की परिधि निकालनी होगी सबसे पहले। तो वृत्त की परिधि कितनी है, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना घूमेगा, कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी परिधि क्या होती है 2πr। ठीक, अब 2 तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। ठीक, अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको अच्छे से पता है कि व्यास, ये पूरा एक व्यास होता है। व्यास कितना है आपका 84 है, तो व्यास का यदि हम आधा करते हैं तो क्या बन जाता है आपका परिधि बन जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42 जो है वह क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या। 7 × 42 होता है। ठीक, 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पर आपका 44 बन जाएगा, और 44 में हम 6 से इंटू करेंगे। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 264 और वो भी हमें किस में मिल रहा है, सेंटीमीटर में। किस में मिला है, सेंटीमीटर में। और हमें जो आंसर देना है वो किस में देना है, मीटर में देना है। हमें यदि आंसर मीटर में देना है तो आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका सेंटीमीटर है, आप इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है 264/100 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि कितने चक्कर लगाने चाहिए, कितने चक्कर ऐसे लगाने चाहिए, तो दूरी कितनी है, इतनी है।
इस दूरी में यदि हम इससे भाग लगा देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर हम बोले चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे 792 में डिवाइड कर दोगे 264/100 से। अब आपको अच्छे से पता है कि ये 100 जो होगा वह ऊपर चला जाएगा, ठीक, 100 जो होगा वह ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 100 ऊपर चला गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब आप इसमें इससे भाग लगाओगे, इसमें इससे जब आप भाग लगाओगे तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी आपका ऐसा आंसर नहीं है जो कि पॉइंट में जा रहा हो, कोई भी आपका ऐसा आंसर नहीं है कि जो कि पॉइंट में जा रहा हो। जब पॉइंट में नहीं जा रहा है तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि यह इतना तो आपका इजीली कट ही जाएगा। अब कटना है तो ये कितनी बार कटना है ये आपको देखना है। तो ये देखने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इकाई अंक देखिए, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि जिसका इकाई अंक 2 आए, तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया 12 होता है, और 12 में जो इकाई अंक होता है वो कितना होता है 2 होता है। यानी कि इससे 100% ये जो है यह 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। इसे चेक कर लेते हैं, देखिए आप 2 6 4, इसमें यदि हम 3 से इंटू करते हैं, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 तिया 18 और 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 बन गया। देखिए आपका भाई, ठीक। तो आपको क्या करना है कि हमेशा इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देख लोगे, यदि इस नंबर से यदि आपको भाग लगाना है तो इसके इकाई अंक में, इसके इकाई अंक का पहाड़ा पड़ने पर यदि ये वाला इकाई अंक आ रहा है जिसमें हमें भाग लगाना है तो भाई 100% वह संख्या कट जाती है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, रोहन और रोहित मिलकर 10 दिन में एक निश्चित काम को कर सकते हैं, जबकि रोहन अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। रोहन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है आपका रोहन और रोहित मिलकर 10 दिन में कर देते हैं, यानी कि रोहन और रोहित ये दोनों मिलकर यदि कार्य को करते हैं तो वह कितने समय में कर देते हैं 10 दिन, ठीक, 10 दिन में कर देते हैं। इसके बाद बोला गया था कि जबकि रोहन अकेला यदि कार्य को करता है तो वह 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में 15 दिन में। अब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि हमारा पूर्ण कार्य जो है, जो कि पूर्ण कार्य जो हमें करना है वो क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि वो क्या हो जाता है, इनका एलसीएम हो जाता है। 15 दूनी 30 होता है, और 30 आपका ये 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो यानी कि पूर्ण कार्य क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण कार्य हो जाएगा हमारा 30 काम जो है वह हमें कंप्लीट करना है, 30 काम हमें कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वह एक दिन में कितना कार्य करते हैं, यानी कि इनकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी इनकी कितनी है, क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी इनकी यदि हम देखें तो एफिशिएंसी आएगी इनकी, 10 से हम भाग लगाएंगे, 10 तिया 30, यानी कि 3 काम कर पाता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 काम। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 15 दूनी 30, यानी कि 2 काम। रोहन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और रोहन और रोहित दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। हमें किसकी चाहिए, रोहित की। रोहित ये है, इसमें देखोगे तो रोहन और रोहित दोनों हैं, इसमें सिर्फ रोहन है, तो रोहन जो होगा इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा यहाँ पर रोहित। तो रोहित की क्षमता की बात करें, रोहित की क्षमता, तो रोहित की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1, ठीक। यानी कि ये क्या करता है कि एक दिन में ये 1 काम कर पाता है। रोहित जो है वह एक दिन में 1 काम कर पाता है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 30 काम लगेगा, 30 दिन लगेंगे, ठीक। एक दिन में रोहित जो है एक दिन में 1 काम कर पाता है, तो 30 दिन में कितने काम करेगा, 30 दिन लगाएगा, पूरे 30 काम को करने में 30 दिन लगाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30 दिन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, त्रिभुज ABC में AB आपकी 8 सेंटीमीटर है, कोण A का समद्वि भाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है, BC पर D पर मिलता है, और BD जो है उसकी लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, और
डी सी की लंबाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, तो सी ए का जो लंबाई होगी वो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, तो सी ए की लंबाई कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज जैसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है ये, और ये त्रिभुज है जैसे कि हम बोलें कि ए बी सी, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो उसने बोला है कि ए बी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक ये क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसके बाद बोला गया है कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए जो है इसका समद्विभाजक की बात करें तो समद्विभाजक आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक, और समद्विभाजक क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, यानी कि जो कोणों को दो समान भागों में बांटे वह आपका समद्विभाजक होता है। यानी कि ये जो कोण है, यदि ये आपका पूरा कोण यदि मान के चलिए कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये आपका आधा हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका आधा 45 डिग्री। ठीक, तो ये समद्विभाजक जो होता है वह कोण समद्विभाजक है, तो ये कोण को बराबर दो भागों में बांट रहा है। ठीक, समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका D कहलाता है। ठीक, ये उसने बोला है। इसके बाद बोला गया है और BD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, B से लेकर D तक ये 6 सेंटीमीटर है, और बोला गया है कि DC की जो लंबाई है वो आपकी 7.5 है, DC की लंबाई जो है वो है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि CA यानी कि ये जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी अच्छे से, जो हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने उसमें आपको बताया था कि जब कभी भी कोण समद्विभाजक खींचा जाता है, तो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु से बनने वाली दोनों रेखाओं का जो अनुपात होता है वह कोण समद्विभाजक के साइड वाली दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ना समझ आ रहा हो तो प्रैक्टिकल द्वारा समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए बी जो भुजा है इसका अनुपात AC के साथ ये बराबर होते हैं BD का अनुपात CD के साथ। समझ आ गया होगा, इसका अनुपात इसके बराबर है और इसका अनुपात इसके बराबर है, यानी कि इनका जो अनुपात होता है चारों भुजाओं का ये आपका बराबर होता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका मान रख दीजिए, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। AB का मान कितना है 8, AC का मान कितना है AC का हमसे यहाँ पर पूछा गया है। BD का मान कितना है, तो BD का है आपका 6, और यहाँ पर बोला गया है DC जो है CD DC उसका है 7.5। ठीक, 7.5 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटू 10 कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 5 से इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 25। ठीक, ये 15 बार कट गया। अब यहाँ पर बचा यहाँ पर 3, तो 3 से इसे काट दीजिए, 3 पंजे 15। ठीक, अब यहाँ पर आपका बचता क्या है, तो यहाँ पर आपका बचता है AC बराबर 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AC की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। 10 देखिए कहाँ पर है, तो देखिए ये आपका D ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 1,60,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 10%, कितना दिया गया है आपका 10% प्रति वर्ष। देखिए प्रति वर्ष के लिए बोला गया है। ठीक, 10% प्रति वर्ष है। ये क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अब बोला गया है आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए मूलधन आपका अच्छे से पता है कि मूलधन कितना है आपका, इतना है, 2 वर्ष है, और यहाँ पर ब्याज कितना है 10%। सबसे पहले हम ब्याज की बात कर लेते हैं, यानी कि दर की बात कर लेते हैं। जब दर की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक बोला गया है तो 1 साल के लिए ब्याज आपका वार्षिक बोला गया है। देखिए यहाँ पर क्या है प्रति वर्ष, तो वार्षिक रूप से 1 साल के लिए कितना है 10%। तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के आपके 2 पेयर होंगे, 6 महीने के 2 पेयर होंगे, तभी तो आपका एक 12 महीने का 1 साल बनेगा। तो यानी 6 महीने के 2 पेयर होंगे, तो यहाँ पर लगेगा आपका 5%, और यहाँ पर भी आपका लगेगा 5%, जब जाकर ये होगा आपका 10%।
ठीक। तो यानी कि अर्धवार्षिक के लिए दर कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं समय की। समय कितना दिया गया है आपका? समय दिया गया है आपका 2 वर्ष। कितना दिया गया है? 2 वर्ष। अब 6-6 महीने के आप यदि पेयर बनाओगे तो एक साल में आपके कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे 6-6 महीने के, यानी कि 6 महीने 6 महीने और 6 महीने और 6 महीने, ये 4 पेयर टोटल बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि एक साल में आपके कितने कितने महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 होते हैं। और 12 में से आप जब 6-6 महीने के पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बन जाएंगे? 6 + 6, यानी 2 पेयर बनेंगे। एक साल में 2 पेयर बनेंगे तो 2 साल में कितने बन गए? 4 पेयर बनेंगे। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर कि टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा आपका 4। टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4। अब यहाँ पर देखिए मूलधन आपका इतना दिया हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था यहाँ से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% की बात करें तो 1/20 होता है। ठीक। क्या होता है? 1/20। तो यहाँ पर हम बात करें कि मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा आपका 20 रुपये, और ब्याज जुड़ने के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 21। ठीक। और टाइम कितना है? 4। तो देखिए आप पैसे ऐसे किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आप क्या करोगे कि यदि आप सक्सेसिव लगाते हो तो आपका क्या करना होगा? x + y + x × y अपॉन 100। ठीक। एक बार में इस प्रकार से निकाल लोगे, फिर दूसरी बार में इधर निकाल लोगे, फिर दोनों का एक बार में, फिर एक बार में निकाल दोगे, फिर इस प्रकार से करोगे। 3 बार में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दर निकालने के लिए। ठीक। तो यहाँ पर आपको इतना कुछ नहीं करना है, सीधा ही आप ऐसे ही ले लीजिए और सीधा इंटू कर दीजिएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 वर्ष दिया गया है। वैसे करने के तो आपके काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आपका यही तरीका आपका सही है हमारे हिसाब से, और आप जैसे चाहें जैसे आप कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्यूब 4 कर देते हैं, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4। यहाँ पर इसकी पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। कितना हो जाएगा आपका? 16। 1 2 3 4। ठीक। यानी कि 1,60,000 टोटल वही बन रहा है जो कि आपका बनना चाहिए। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेशियो में। ठीक। अब यहाँ पर आप इसे देखोगे तो 21 का देखिए, 21 का कितना होता है? 21 का 441 होता है। कितना होता है? 441। अब 441 का 441 में इंटू कर दीजिए। 441 का 441 में इंटू कर दीजिए और काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 4 से इंटू करना है, बाकी से तो अपने आप हो जाएगा। देखिए इसे 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 4 और 4 इतना बन जाएगा। इंटू लगाया, 4 से कर दी, 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, हासिल लगी 1 और 4 चौक 16 और 1 17। ठीक। और ये आपका जो बन रहा है यही आपका बाद में भी बनेगा। ठीक। यही आपका बाद में भी बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 6 7 और 1, ये आपका बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर इन ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आपका कितना बनता है? तो बन जाता है आपका 1 यहाँ पर है, आपका बन जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा। इसके बाद 6 और 4 10 और 4 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 और 6 6 दूनी 12 और 13 और 1 14 की 4, हासिल लगी 1, और इसके बाद है आपका 7 और 1 8 और 1 9 और यहाँ पर 1। ठीक। इतना आपका बन गया। अब देखिए ये आपका करेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर हमें रेशियो में काटपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1,60,000 पूरा बन रहा है जो कि आपका दिया गया है। तो ये भी आपका कंफर्म ही निकला है, यानी कि अमाउंट आपका इतना ही बनेगा। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ ब्याज चाहिए। तो ब्याज के लिए आप क्या करोगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, यानी कि 19,448 1 से आप क्या करोगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 6 1, इसे आप माइनस कर दोगे। ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको 1 8 4 4 इतना तो आना ही आना। 44 81, 44 81 कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखेंगे आप 44 81, तो 44 81 आपका ये बन रहा है। ठीक। 44 81 सिर्फ इसमें बन रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। और वैसे आप आगे भी देखना चाहें तो 16 17 18 19 यानी कि 3 बचता है, तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा लास्ट में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दिल्ली में x रुपए में, कितने रुपए में? x रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट, यानी कि दिल्ली के मूल्य से 20% छूट पर टीवी खरीदा। कितने पर खरीदा? 20% छूट पर खरीदा है। ठीक। ध्यान से समझिएगा। वह परिवहन पर 600 रुपये खर्च करता है, यानी किराए पर 600 रुपये उसने खर्च किए जब टीवी को वह लेकर आया। ठीक। इस प्रकार उन्होंने x रुपये पर यानी कि जो रुपए थे उस पर 100/7% का लाभ प्राप्त किया। दिल्ली में टीवी सेट को बेच दिया। तो x का मान कितना होगा? ये x का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक।
तो देखिए दिल्ली में x रुपए में एक टीवी सेट को बेचा जाता है, यानी कि x जो है वो क्या है आपका SP है, क्या है SP है। तो यहाँ पर हमसे SP पूछा जा रहा है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम बोले हैं कि उसने सबसे पहले क्या किया, जैसे कि हम बोले कि एक है आपका CP और एक है आपका SP। उसने बोला था कि 20% की छूट पर उसने क्या किया, खरीदा है। 20% की छूट पर उसने खरीदा है। यदि हम 20% की बात करते हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए की वस्तु थी और उसने एक कम करके 4 रुपए में खरीद ली। ध्यान से समझिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि वस्तु का जो मूल्य था वो तो 5 रुपए था, लेकिन उसने 4 रुपए में उस वस्तु को खरीद लिया। अब जब खरीदा है तो वो क्या बन जाएगा, आपका CP बन जाएगा, ठीक। तो 4 रुपए उसका CP हो गया और SP कितना हो गया, 5 रुपए, ठीक। यानी कि SP यानी कि वो इंसान जो बोल रहा था कि मैं इतने रुपए में बेचूंगा, तो वो तो था आपका 5 रुपए, लेकिन उसने जो खरीदा वो कितने में खरीदा, 4 रुपए में। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि उसने 600 रुपये खर्च कर दिए, ठीक। इसे अभी यहाँ पर भूल जाइए, लास्ट में आइए। यहाँ पर बोला गया है कि उसने 100% लाभ प्राप्त किया और उसे बेचा। 100/7%, सॉरी 100/7%। तो 100/7% का मतलब क्या होता है, 100/700, ठीक, इतना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1/7 इतना हो जाएगा। और ये लाभ की बात कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है, हानि या छूट की बात नहीं कर रहा है। तो यानी कि वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 7 रुपये था। वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 7 रुपये था, लेकिन उसने लाभ में बेचा, लाभ पर बेचा, यानी कि एक जोड़ोगे तो ये लाभ हो गया, तो लाभ पर जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8, यानी कि उसने 8 रुपये में बेचा। 7 रुपये की वस्तु थी, उसने 8 रुपये में बेच दी। अब यहाँ पर आ जाइए, उसने बोला है कि वह परिवहन पर 600 रुपये खर्च करता है। अब आगे एक बात एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपने एक कार खरीदी, आपने क्या किया कि एक कार खरीदी, तो कार का जो CP है वो मान के चलते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है। मान के चलिए कि वो जो कार है वह आपकी 20,000 रुपये में आपने खरीद ली, ठीक। 20,000 रुपये में आपने कोई भी कार खरीद ली, पुरानी, ठीक, इस प्रकार से आपने खरीद ली। अब 20,000 रुपये में जो आपने कार खरीदी है, आपने सोचा कि मैं इसे बेच दूंगा। इसको हम क्या करते हैं कि थोड़े से इसमें पैसे लगा देते हैं और पैसे लगाने के बाद इसे हम क्या करेंगे, बेच देंगे, तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। आपने उसे 20,000 रुपये में खरीदा था और आपने उसमें क्या किया कि 10,000 रुपये और खर्च कर दिए, उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये और खर्च कर दिए। तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, आपका इसका जो मूल्य था, यानी कि CP जो था, जो पहले जो CP था वो तो आपका 20,000 था। अब 10,000 रुपये और जब आपने खर्च कर दिए तो वहाँ पर क्या हो गया कि ये 30,000 बन गया। क्या बन गया, 30,000 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वहां पर आपको CP में ही उसे ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि वहां पर जो वस्तु आपने खरीदी है उसी पर आपने मरम्मत में पैसे लगाए हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो CP जो है वह क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तित हो गया। CP क्या हो गया, CP यहाँ पर परिवर्तित हो गया। क्यों, क्योंकि उसने 600 रुपये और अतिरिक्त खर्च किए थे। तो जब CP परिवर्तित हो रहा है तो SP तो आपका समान रहेगा। जब SP आपका समान रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, SP को हमें क्या करना होगा, समान करना होगा। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 8 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पर हम 5 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, SP आपका समान हो जाएगा। 8 पंजे 40, ठीक, ये तो 40 बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 8 चौक 32 और 7 पंजे 35, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना बना, CP का जो मतलब कि देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 600 रुपये उसने खर्च किए थे। जो 600 रुपये खर्च किए थे वही आपका अंतर है, वही आपका क्या है, अंतर है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर समझाया था, 20,000 रुपये में पहले आपने क्या किया था, एक कार को खरीदा था। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें 10,000 रुपये मरम्मत में लगा दिए, तो अब उसका मूल्य कितना है, इतना है। यानी कि फर्स्ट जो मूल्य था और जो आपका सेकंड जो मूल्य है, इसके बीच अंतर कितना है का है, 10,000 रुपये का। तो यही हम चीज़ आपको समझाना चाहते हैं कि अब इनके बीच में अंतर कितने का है। तो यहाँ पर आपका अंतर जो है वह 3 का है, 3 रेशियो का यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर अंतर कितना बोला गया है, 600 रुपये, ठीक। यानी कि 3x की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 600। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, SP पूछा गया था, कितने रुपए, ठीक। तो SP कितना है आपका 40। तो 40 से हम यदि इसमें इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 000, यानी कि 8,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 8,000 देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर B ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है दर्शाए गए वृत्त में जीवा ए बी, जीवा क्या है ए बी, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या एक जीवा है, जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ तक इसने आगे बढ़ा दिया। इसके बाद बोला गया है ताकि वो स्पर्श रेखा डी ई, स्पर्श रेखा डी ई, तो ये आपकी एक स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श कर रही है यहाँ पर, ठीक, तो डी ई से डी पर मिले, डी पर मिले यानी कि यहाँ पर मिले, ठीक। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए से लेकर बी तक क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक, क्या है 5 सेंटीमीटर हो, और डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, डी से लेकर ई तक क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो बी डी, बी से लेकर डी तक की जो दूरी क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि बी से लेकर डी तक की जो दूरी है वो हम x मान लेते हैं, क्या है x है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से याद ही होगा, हमको क्या क्या करना है कि ई डी यानी कि ई डी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी, यानी पूरी भुजा हमें लेनी होगी ए डी इंटू बी से लेकर डी तक बी डी, ठीक। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए, मान कितना है ई डी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 36। ए डी कितना है ए से लेकर डी तक, तो ए से लेकर डी तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 5, x + 5 इतना हो जाएगा, इंटू बी डी कितना दिया हुआ है, तो बी डी जो है वह आपका x है, तो हमने x मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि आपकी स्क्वायर वाली कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक। तो वहाँ पर ये आपको गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये ऑप्शंस पर आ जाइए। आपको ये अच्छे से दिख रहा है कि ये 36 जो है ये इसके बराबर है, इसके बराबर है क्या 36, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है, यानी कि इसका जो मान आना चाहिए वह आपका 36 आना चाहिए, कन्फर्म है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यदि हम 6 को रखकर देखें, 6 को यहाँ पर यदि हम रखकर देखें x के स्थान पर, तो देखिए 6 को यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो 6 क्या हो जाएगा 6 और 5 11, 11 में यदि हम 6 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 66, यानी कि यहाँ पर 66 बन रहा है, ये तो आपका 36 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर हम x के स्थान पर 5 रख कर देखते हैं, तो 5 रखें तो यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में हम यदि 5 से इंटू करते हैं 10 पंजे 50 होता है, तो 50 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 36, तो ये आपका ज़्यादा हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं 4 रखकर देखते हैं, यदि हम 4 रखकर देखें x के स्थान पर तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में यदि हम 4 से इंटू करेंगे 9 चौक 36, क्या बन रहा है हमारा 36, 36 यहाँ पर भी है और 36 यहाँ पर भी है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक।